गुड मॉर्निंग। जिम्नोस्पर्म पर लगातार चर्चा हम विभिन्न चर्चा के दौरान करते जा रहे हैं। जिम्नोस्पर्म एक हायर प्लांट्स के अंदर जिम्नोस्पर्म की गिनती होती है उच्च वर्गीय पादपों में। ये बीजधारी पादप है, नेकेड सीड इसके अंदर होगा। इसके अंदर आज हम बात करेंगे रिप्रोडक्शन की, इसके जनन की। इसमें कायिक जनन और जो लैंगिक जनन होगा, मुख्यतः लैंगिक जनन की बात हम करेंगे, जिसमें बीजाणुधानियां बनेगी, लघु बीजाणुधानी, गुरु बीजाणुधानी, लघु बीजाणु, गुरु बीजाणु। किस प्रकार से मेल गैमेटोफाइट का निर्माण होगा, किस प्रकार से फीमेल गैमेटोफाइट का निर्माण होगा, किस प्रकार से इनमें परागण होगा, निषेचन होंगे, फिर इनमें भ्रूण बनेगा, बीज बनेंगे, किस प्रकार की इनकी संरचना होगी। तो जहां हम ये बात करते हैं तो अब ये देखते हैं कि टेरिडोफाइटा से ज़्यादा एडवांस है जिम्नोस्पर्म। तो इनमें जो निषेचन है वो नाल युग में निषेचन होगा और ये एडवांस प्रकार का इनके अंदर पाया जाएगा जनन। जहां हम टेरिडोफाइटा तक देखते आ रहे थे कि वहां एक ही प्रकार के बीजाणु बनते थे अधिकतर में, और कुछ में विषम बीजाणु दशाएं पाई गई थी, जैसे सिलेजिना में, मार्सिलिया के अंदर। यहां सभी जिम्नोस्पर्म जो है वो विषम बीजाणु होते हैं। दो प्रकार की बीजाणुधानियां होगी, दो प्रकार के बीजाणु बनेंगे। तो किस प्रकार से इनमें जनन होगा, आज हमारी जो चर्चा रहेगी वो रहेगी जनन के जस्ट बाद लघु बीजाणुधानी और नर युग्मोद्भिद का निर्माण। इस पर आज हम केंद्रित रहेंगे। सबसे पहले हम देखने जा रहे हैं जिम्नोस्पर्म के अंदर रिप्रोडक्शन में कि जो कायिक जनन होता है वो कायिक जनन कई प्रकार से हो सकता है, जैसे पत्र प्रकालिकाओं के द्वारा। साइकस आदि में जो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन है वो बल्बिस अर्थात पत्र प्रकालिकाओं के द्वारा होता है। और मुख्य जो स्पोर प्रोड्यूसिंग ऑर्गन्स की हम बात करेंगे, बीजाणु जहां उत्पन्न होंगे उनकी हम बात करेंगे, वो है बीजाणुधानियों के अंदर बनेंगे बीजाणु, जिसको हम कहते हैं स्पोरेंजिया, बीजाणुधानियां। बीजाणुधानियां किस में लगी होगी? बीजाणुधानियां लगी होगी बीजाणु पर्ण पर, स्पोरोफिल पर। जो फर्टाइल लीव्स है उसको हम कहते हैं बीजाणु पर्ण, स्पोरोफिल, फर्टाइल लीव्स होगी ये। उन बीजाणु पर्ण के अंदर लगी रहेंगी बीजाणुधानियां। अब बीजाणु पर्ण कहां लगे होंगे? ये लगे होंगे शंकुओं पर, कोन पर, और वो होंगे मेल कोन, फीमेल कोन, नर शंकु, मादा शंकु, इस प्रकार के शंकु। केवल एक ऐसा जिम्नोस्पर्म है जिसको हम जानते हैं, वो है साइकस, जिसके अंदर की फीमेल कोन नहीं बनता। उसमें केवल मेल कोन बनेंगे, मादा शंकु उसमें नहीं बनेगा। तो जो गुरु बीजाणु पर्ण है वो डायरेक्ट हमें नजर आएंगे साइकस के पेड़ पर लगे हुए, क्योंकि उसमें फीमेल कोन के अंदर नहीं बनेंगे वो। बाकी अन्य के अंदर जो है मेल कोन होंगे, फीमेल कोन होंगे। शंकु जो है प्राय एक लिंगी होते हैं। तो जो हम बात कर रहे हैं कि बीजाणु उत्पादक अंग है बीजाणुधानियां, स्पोरेंजिया, और स्पोरेंजिया लेंगी होंगी स्पोरोफिल पर। स्पोरोफिल कहां पाए जाएंगे? कोन के अंदर। जैसे हम बात करें मेल कोन, मेल कोन के अंदर माइक्रोस्पोरोफिल, माइक्रोस्पोरोफिल के अंदर माइक्रोस्पोरेंजिया। इसी प्रकार से बात करें फीमेल कोन, फीमेल कोन में मेगास्पोरोफिल, मेगास्पोरोफिल में मेगास्पोरेंजिया। हिंदी में हम समझें तो मेल को नर शंकु, लघु बीजाणुपर्ण, लघु बीजाणुधानियां, मादा शंकु, गुरु बीजाणुपर्ण, गुरु बीजाणुधानियां, फिर उनके अंदर बनेंगे गुरु बीजाणु। तो जो हमने बात करी कि साइकस में फीमेल कोन नहीं बनता, जब हम साइकस की चर्चा करेंगे तो हम बात करेंगे कि इसमें फीमेल कोन क्यों नहीं बन पाया। और जो शंकु होंगे जनरली वो होंगे प्राय एक लिंगी। नर शंकु में, मेल कोन में माइक्रोस्पोरोफिल की अभ्यक्ष सतह पर माइक्रोस्पोरेंजिया लगी रहती है, और बिल्कुल इसी तरह फीमेल कोन में, मादा शंकु में मेगास्पोरेंजिया जो है वो मेगास्पोरोफिल की ऊपरी सतह पर लगी रहती है। दोनों में एक ही तरह की स्थिति है, वो मेल कोन में, ये फीमेल कोन में। साइकस में जो बीजांड है, ओव्यूल, वो बीजाणु पर्ण के वृंत के मध्य भाग पर लगे रहते हैं, क्योंकि ये बहुत कॉमन है, सबने देखा है साइकस का मेगास्पोरोफिल। उसके अंदर बहुत बड़े ग्रीन कलर, फिर ऑरेंज कलर के बीजांड होते हैं, और उनको ये मानते हैं कि सबसे बड़ा बीजांड है साइकस का। वो बीजाणु पर्ण के वृंत के मध्य भाग पर लगे रहते हैं। साइकस के अतिरिक्त सभी जिम्नोस्पर्म में जो नर शंकु है मादा शंकु से छोटे होते हैं। साइकस में तो फीमेल कोन है ही नहीं, और बाकी सभी में जो मादा शंकु है वो बड़ा होगा, फीमेल कोन बड़ा होगा, क्योंकि साइकस में है ही नहीं, इसलिए मेल कोन ही देखा है हमने वहां। लेकिन अन्य सभी जिम्नोस्पर्म में क्या होगा कि फीमेल कोन जो है बहुत बड़ा होगा। मादा शंकु दीर्घजीवी होगा, लॉन्ग लिव्ड। इसका मतलब ये हुआ कि ये कई वर्षों तक पौधे पर लगे रहते हैं। जैसे हम पाइनस में अगर देखेंगे तो फीमेल कोन फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, 3 साल के फीमेल कोन का दिन किया जाता है वहां पाइनस के अंदर।
तो इस प्रकार हम देख रहे हैं कि जो जिम्नोस्पर्म है वो विषम बीजाणु होते हैं, हेटेरोस्पोरस, फिर बीजांड इनके नेकेड होंगे और वो अध्यावरण से घिरे होते हैं। ये हमने अभी बात करी किस प्रकार से जनन सामान्य होगा। अब हम लघु बीजाणुधानी, लघु बीजाणुजन और नर युग्मोद्भिद इनकी बात जा रहे हैं। जैसे अब हम देख रहे हैं माइक्रोस्पोरेंजिया। माइक्रोस्पोरेंजिया किस प्रकार से लघु बीजाणुधानी बनेगी, उसमें लघु बीजाणुजन होगा और किस प्रकार से मेल गैमेटोफाइट बनेगा। तो माइक्रोस्पोरेंजिया लघु बीजाणुधानी की हम बात करते हैं। फैगरलैंड जो जिम्नोस्पर्म के वर्गीकरण भी जिन्होंने दिया है, उनके अनुसार लघु बीजाणुधानी के परिवर्धन के दो मुख्य टाइप है, दो प्ररूप है। एक तो अधिकतर जिम्नोस्पर्म में इसका परिवर्धन मेरिस्टेमेटिक से होता है, विभेदित से, जो विभेदित होकर एपिडर्मिस और हाइपोडर्मल आर्किस्पोरियम बनाती है। इसका उदाहरण है सिफेलोटैक्सस। दूसरा जो प्रारूप है वो ये है कि इसका परिवर्धन विभोज्योतक की सतही प्रारंभिक कोशिकाओं से होता है, इनिशियल सेल्स से, जो विभाजन एवं विभेदन से बाहरी एपिडर्मिस और भीतरी आर्कोस्पोरियम अर्थात प्रसूतक परिवर्धित करती बनाती है। इसका उदाहरण है पाइनस। जो आर्किस्पोरियम सेल है प्रप्रसूतक कोशिकाओं, उनमें प्रोटीन और आरएनए की मात्रा अधिक होती है। माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, लघु बीजाणु जन का मतलब होता है किस प्रकार से माइक्रोस्पोर बनेंगे, उसको हम कहेंगे माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। जो आर्किस्पोरल सेल है प्रसूतक कोशिकाओं में, उनमें पेरिक्लाइनल डिवीजन होगा, परिणत विभाजन होगा, और इनमें परिणत विभाजन से प्राथमिक भित्ति परत बनेगी, स्पोरोजिनस लेयर बनेगी। यह प्राथमिक भित्ति परत स्पोरोजिनस लेयर में फिर परिणत विभाजन होंगे और इसके फलस्वरूप मल्टी लेयर्ड स्पोरेंजियल वाल बन जाती है। इस प्राथमिक भित्ति परत में, प्राइमरी स्पोरोजिनस लेयर में पेरिक्लाइनल डिवीजन होंगे और इससे बन जाएगी मल्टी लेयर्ड स्पोरोजिनस वॉल। इसकी जो अंदर की भीतरी परत है वो टेपिटम का कार्य करती है, और हम सब जानते हैं टेपिटम जो है पोषण का काम करती है, टेपिटम का कार्य करती है। स्फुटन रेखा जो डिसेंस लाइन है के अतिरिक्त बाह्य त्वचा की कोशिकाएं स्थूलित भित्ति की हो जाती है, मोटी, इसे कहते हैं एक्सोथीसियम। बीजाणुधानी की वृद्धि के साथ साथ मध्य परतें विघटित हो जाती है, ये धीरे धीरे डिजेनरेट हो जाएगी, और प्राथमिक बीजाणुजन कोशिकाएं, प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल है, वे विभाजित होकर स्पोरोजिनस टिश्यू बनाती है, कहते हैं बीजाणुजन उतक। ये बनाएगी बीजाणुजन उतक, स्पोरोजिनस टिश्यू, और ये टेपिटम परत से घिरे रहेंगे। ये टेपिटम हम जानते हैं पोषण का काम करती है। टेपिटम स्रावी प्रकार की होती है, सिक्रेटरी लेयर, सिक्रेटरी टाइप की, जो स्पोरोजिनस सेल तथा जो नए बने बीजाणु हैं उनको पोषण प्रदान करती है। इनका टेपिटम का कार्य, पूछता है टेपिटम का क्या कार्य है, सेकेंड ईयर बीएससी में पूछा आपसे कि टेपिटम जो है वो स्पोरोजिनस सेल्स को और जो यंग स्पोर्स हैं, तरुण बीजाणु हैं, उनको पोषण प्रदान करती है, भोजन, दे प्रोवाइड न्यूट्रिशन, भोजन प्रदान कर देगी, खुद नष्ट हो गई है। तो बीजाणुजन कोशिकाओं में अर्धसूत्री विभाजन होगा तथा अगुणित लघु बीजाणु बन जाएंगे, छोटे जो माइक्रोस्पोर बनेंगे होंगे हेप्लोइड, अगुणित, और टेपिटम से उत्पन्न पदार्थ लघु बीजाणु की बाह्य चोल का भी निर्माण करते हैं, अर्थात एक्साइन का निर्माण भी वो करेंगे। तो ये हमने देखा माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, किस प्रकार से माइक्रोस्पोर अर्थात लघु बीजाणु बनेंगे। जो लघु बीजाणु बना वो अगुणित हुआ, वो लघु बीजाणु अंकुरित होकर अब आगे का काम उसको करना है, किस प्रकार से वो आगे का काम करेगा ये हम देख रहे हैं। लघु बीजाणु अंकुरित होकर फिर बनाएगा मेल गेमेटोफाइट, नर युग्मोद्भिद, जिसकी हम बात करेंगे। जो एडवांस जिम्नोस्पर्म है जैसे नीटम, वेल्विशिया, इनके अतिरिक्त जो सभी जिम्नोस्पर्म है उनमें नर युग्म का परिवर्तन लगभग समान होता है, इनमें थोड़ा सा डिफरेंट है दोनों के अंदर। अभी हम यहां थोड़ी बात करते हैं, उसके बाद अगला एक चार्ट देखेंगे जिसमें हम देखेंगे किस प्रकार से नर युग्म, दो नर युग्मकों का निर्माण होगा। प्रारंभिक अवस्था में जो पोलन ग्रेन परागकण है में एक या दो प्रोथेलियल कोशिकाएं बनती है, जैसे साइकेट्स में एक बनती है, बाकी में दो बनती है। तो प्रारंभिक अवस्था में पोलन ग्रेन में एक या दो प्रोथेलियल सेल बनेगी, जो अस्पष्ट तथा शीघ्र नष्ट हो जाती है, प्रोथेलियल सेल्स। लेकिन कुछ कोनिफर्स में
प्रोथेलियल कोशिकाएं अनुपस्थित होती है और वहां जो लघु बीजाणु है वो सीधे ही पुंधानी प्रारंभिक का निर्माण करती है। डायरेक्ट ये बनाएगी एंथीरिडल इनिशियल। तो काम तो आगे जाके एंथीरिडल इनिशियल को करना है, लेकिन कुछ में प्रोथेलियल सेल बनेगी, फिर आगे की बनेगी, कुछ नष्ट होती जाएंगी, उनको हम अभी देखते हैं यहाँ पर। तो कुछ में क्या होगा कि लघु बीजाणु सीधे पुंधानी आरंभिका एंथीरिडल इनिशियल शेल का निर्माण वहां पर कर देगी। प्रोथेलियल सेल बनने के बाद जो एंथीरिडल इनिशियल है पुंधानी प्रारंभिका, वो विभाजित होकर एक छोटी एंथीरिडल सेल और एक ट्यूब सेल का निर्माण करेगी। एक छोटी पुंधानी कोशिका, एक ट्यूब कोशिका। जो पुंधानी कोशिका है उसमें फिर पेरिनल डिवीजन होंगे, परिणत विभाजन होंगे पुंधानी कोशिका में, एंथीरिडल सेल में पेरिक्लाइन डिवीजन होंगे। इससे क्या बनेगी? बॉडी सेल और स्टाक सेल, जिनको कहेंगे काय कोशिका और व्रंत कोशिका। ये वहां पर बनेगी काय कोशिका और व्रंत कोशिका। प्रारंभ में व्रंत कोशिका की भित्ति होती है जो शीघ्र ही नष्ट हो जाती है और इसका जीव द्रव्य ट्यूब कोशिका के कोशिका द्रव्य में मिल जाता है। यह भी काम की नहीं है। बाद की अवस्था में व्रंत और ट्यूब केंद्रक एक दूसरे से अविभेदित हो जाते हैं। फिर जो बॉडी सेल है काय कोशिका, वो आकार में वृद्धि करेगी तथा दो विभाजित होकर दो नर युग्मक बनाएगी, दो मेल गैमेट्स बनाएगी। ये जो हमने अभी बात करी है, इनको हम इस चार्ट के द्वारा अब देखने जा रहे हैं किस प्रकार से ये होगा इनके अंदर। अगले में हम ये देख रहे हैं नर युग्मक बनने का जो संक्षिप्त विवरण है वो किस प्रकार से है। लघु बीजाणु अंकुरित होगा और ये बना रहा है सेंट्रल सेल केंद्रीय कोशिका, प्रोथेलियल कोशिका फर्स्ट। जो एक सामान्य चार्ट है वो हम देख रहे हैं। उसके बाद प्रोथेलियल कोशिका जो फर्स्ट है आगे जाके खत्म हो जाएगी। जो सेंट्रल सेल है वो फिर दो में बैठेगी, पुंधानी प्रारंभिका जिसको हम कहते हैं एंथीरिडल इनिशियल, और प्रोथेलियल सेल सेकंड। प्रोथेलियल सेल सेकंड भी बाद में नष्ट हो जाएगी। और जो पुंधानी प्रारंभिका है एंथीरिडल इनिशियल, वो फिर दो में डिवाइड होगी। अब वो दो कौन होंगे? पुंधानी कोशिका और ट्यूब कोशिका। पुंधानी कोशिका मतलब एंथीरिडल सेल और ट्यूब कोशिका मतलब ट्यूब सेल। तो यहां हम ये ध्यान दे रहे हैं जो हमने यहां पर लिखा है कि किस प्रकार से होगा पुंधानी कोशिका, ट्यूब कोशिका। अब ट्यूब कोशिका भी कोई काम नहीं, पोलन ट्यूब और ये बनाना काम है। पुंधानी कोशिका जो है वो फिर दो में डिवाइड होगी, जिसको हम कहेंगे काय कोशिका और व्रंत कोशिका। काय कोशिका अर्थात बॉडी सेल और व्रंत कोशिका मतलब स्टाक सेल। स्टाक सेल भी बाद में जाके नष्ट हो जाएगी। जो बॉडी सेल है काय कोशिका वो बनाएगी दो नर युग्मक, दो मेल गैमेट्स। और वो हम जानते हैं जो मेल गैमेट्स बनेंगे वो अकशाभिक होंगे, वो गति नहीं करेंगे। केवल साइकस और गिंगो में होंगे वो गति करते हैं, बाकी सभी जो नर युग्मक है अकशाभिक होंगे, अगतिशील होंगे। तो दो मेल गैमेट्स बनेंगे वहां पर। तो ये हमने अभी जो थोड़ी देर बात करी थी कि प्रोथेलियल कोशिका बनने के बाद पुंधानी प्रारंभिका विभाजित होकर एक छोटी पुंधानी कोशिका बनाएगी, एक ट्यूब कोशिका बनाएगी। पुंधानी कोशिका में परिणत विभाजन से बॉडी सेल और व्रंत सेल बनेगी, बॉडी सेल और स्टाक सेल, व्रंत सेल बनेगी। फिर बॉडी कोशिका, काय कोशिका जो है वो दो नरयुग्मक का निर्माण करेगी। तो ये हमने देखा है कि जो चार्ट देखा है कि नरयुग्मक किस प्रकार से बनेंगे, और यही पैटर्न लगभग सभी में रहेगा। थोड़ा सा अंतर आ सकता है, प्रोथेलियल कोशिका एक बनती है, दो बनती है, किसी में दो बनती है, किसी में एक बनती है, किसी में नहीं बनती। लेकिन सामान्य जो चार्ट है वो हमने देखा वो इस प्रकार से नरयुग्मक का निर्माण होगा। नरयुग्मक जो बनेंगे वो साइकस और गिंगो, साइकेट्स और गिंगो में बहुकोशाभिक मल्टीफ्लेजेटेड होंगे, क्योंकि इन दोनों को हम कहते हैं जीवित जीवाश्म। बाकी जो अन्य टेक्साइंस के अलावा जितने भी वंश हैं जिम्नोस्पर्म के, उनमें जो नर युग्मक होंगे वो अकशाभिक होंगे, गति नहीं करेंगे, अनफ्लेजेटेड होंगे। प्रत्येक नर युग्मक साइटोप्लाज्मिक आवरण से घिरा रहता है, लेकिन सेलुलोज भित्ति नहीं होती। क्यूप्रिसस की कुछ जातियां तथा कभी कभी जूनिपरस में बॉडी सेल कई बार विभाजित होकर कई नर युग्मक बनाती है। ये कभी अपवाद है जो इनमें हो सकता है। जो ये हमने नाम लिए ये ऑर्नामेंटल प्लांट है जिम्नोस्पर्म के, जिनमें बॉडी सेल कई बार विभाजित होगी। अन्यथा जो चार्ट हमने देखा यही फॉलो वहां पर होगा। परिपक्व परागकण, जो पोलन ग्रेन मैच्योर हो गया, परिपक्व परागकण का प्रकीर्णन डिस्पर्सन 1 से 5 कोशिकी अवस्था पर होता है। टेक्सस, क्रिप्टोमेरिया तथा क्यूप्रिसस में 1 कोशिका अवस्था पर होगा। सिफिलोटेक्सस, टोरिया, इनमें 2 कोशिका अवस्था पर होगा। और नीटम,
वेलवेशिया में 3 कोशिका अवस्था पर होगा, पाइनस 4 कोशिका अवस्था में होगा, पर इफिड्रा तथा 5 कोशिका अवस्थाओं पर, एम्पोडोकार्पस में बहुकोशिका की अवस्था में परागकणों का प्रकीर्णन होता है। तो ये कभी कितनी सेल स्टेज पर, कितनी कोशिका अवस्था पर प्रकीर्णन होगा। तो एक हमने जनरल बात करी, किसी में 1 कोशिका अवस्था पर हो सकता है, किसी में 2 में, किसी में 3 में, 4 में, 5 में प्रकीर्णन होगा, डिस्पर्स होंगे ये परागकण और उड़कर जाएंगे दूसरी जगह पर। तो ये हमने देखा कि किस प्रकार से मेल गैमेटोफाइट का निर्माण होगा जिम्नोस्पर्म के अंदर, सामान्यतया एक चार्ट के द्वारा हमने समझाई पूरी चीज। तो ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो जिम्नोस्पर्म पूछे जाते हैं, मेल गैमेटोफाइट का निर्माण, फीमेल गैमेटोफाइट का निर्माण किस प्रकार। तो आज जो हमने बात करी वो लघु बीजाणु बना, लघु बीजाणु से नर युग्मक भी बना। कल हम बात करेंगे किस प्रकार से गुरु बीजाणु, बीजांड ये बनते हैं, गुरु बीजाणु जन अर्थात मेगा स्पोरोजेनेसिस कैसे होगा, फीमेल गैमेटोफाइट का निर्माण, स्त्रीधानी, ये सब बातें हम अगले चैप्टर के अंदर दौरान हम यहां पर करेंगे। धन्यवाद।